नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की बात करेंगे जो सचमुच हम सबकी जिंदगी की बुनियाद है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं है, ये वो गारंटी हैं जो हमें एक नागरिक के तौर पर मिलती हैं और सरकार या कहें कि राज्य, स्टेट, उसकी ताकत पर लगाम भी लगाती हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने सुना है इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ये सही है? बिल्कुल सही सुना है। जैसे देखिए 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने राजा के अधिकारों पर सीमा लगाई थी, वैसे ही हमारे संविधान का भाग 3 पार्ट 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 हैं, वो सरकार की शक्तियों को सीमित करके नागरिकों को अधिकार देता है। अच्छा। और हाँ, इनकी प्रेरणा काफी हद तक अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। और सबसे खास बात शायद ये है कि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम सीधे अदालत जा सकते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये न्यायोचित हैं, जस्टिसेबल हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाने का अधिकार है अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है। ये तो हमारे लोकतंत्र का, आप कह सकते हैं, आधार स्तंभ है। तो चलिए आज इन अधिकारों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये अधिकार असल में हैं क्या, किसके खिलाफ मिलते हैं और शुरुआती कुछ अधिकार क्या कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो जरूरी शब्द हैं उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है मेरे मन में कि ये मौलिक अधिकार हमें किसके खिलाफ मिलते हैं। यहीं पर अनुच्छेद 12 आता है जो राज्य यानी स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। ये राज्य आखिर है कौन और इसकी परिभाषा इतनी जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार जो हैं वो मुख्य रूप से राज्य के कामों के खिलाफ ही मिलते हैं। तो अनुच्छेद 12 ये साफ करता है कि राज्य में कौन कौन शामिल है। कौन कौन है इसमें? इसमें है एक तो भारत सरकार और संसद। ठीक है। दूसरा सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल। ठीक है। तीसरा सारी स्थानीय अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, जैसे अपनी नगरपालिका हो गई, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह। अच्छा। और चौथा, और ये महत्वपूर्ण है, अन्य सभी प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज, जो या तो भारत के क्षेत्र में है या भारत सरकार के नियंत्रण में। ये अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज वाला हिस्सा थोड़ा मतलब फैलावा सा लगता है। इसमें कौन कौन आ सकता है? क्या कोई प्राइवेट कंपनी भी राज्य हो सकती है? देखिए सामान्य तौर पर तो प्राइवेट कंपनी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या की है, मतलब उसको इंटरप्रेट किया है। ठीक है। अगर कोई संस्था सरकार की तरह काम कर रही है या सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, जैसे मान लीजिए LIC है, ONGC है, सेल है, या कोई यूनिवर्सिटी जो सरकार से बहुत ज्यादा मदद लेती है और सार्वजनिक काम करती है, पब्लिक फंक्शन करती है, तो उसे भी मौलिक अधिकारों के लिहाज से राज्य माना जा सकता है। अच्छा। मुद्दा यह है कि उसकी शक्ति का स्रोत क्या है और वो काम कैसा कर रही है। इससे क्या होता है कि नागरिकों का दायरा बढ़ जाता है कि वे किसके खिलाफ अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये साफ हुआ कि अधिकार किसके खिलाफ है। अब आते हैं अनुच्छेद 13 पर। इसे तो मैंने सुना है मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच या प्रहरी कहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों को एक तरह की, आप कह सकती हैं, सर्वोच्चता देता है। ये कहता है कि कोई भी कानून, लॉ, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद में बनाया गया हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता, इनकंसिस्टेंट है या उन्हें कम करता है, डेरोगेशन करता है, तो वो उस हद तक शून्य, वॉइड, यानी बेअसर माना जाएगा जिस हद तक वो अधिकारों का उल्लंघन करता है। संसद या विधानसभा के बनाए एक्ट से है या कुछ और भी इसमें शामिल है? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 वो साफ करता है कि कानून में संसद या विधानसभा के कानून तो हैं ही, साथ में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, सरकारी आदेश, ऑर्डर, नियम, रूल, उपनियम, बाय लॉ, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ये सब शामिल है। और तो और अगर कोई पुरानी रूढ़ी है, कस्टम है या प्रथा, यूसेज, जिसे कानूनी मान्यता मिली हुई है और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उसे भी चुनौती दी जा सकती है। अरे वाह, मतलब सरकार का कोई छोटा सा आदेश या कोई सदियों पुरानी परंपरा भी अगर हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो हम उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पेच भी है जिस पर काफी बहस हुई है। क्या? ला या कम किया जा सकता है, क्या वो संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा? हाँ, ये तो सुना है
केशवानंद भारती केस 1973 वाला इसी से जुड़ा है शायद। बिल्कुल सही। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक अधिकारों सहित संशोधन करने की शक्ति है, अनुच्छेद 368 के तहत। अच्छा। लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या बदल नहीं सकती, और कई मौलिक अधिकार इस मूल ढांचे का हिस्सा माने गए हैं। तो संशोधन हो सकता है, पर संविधान की जो बुनियाद है उसको हिलाए बिना। ठीक है, मतलब नींव मजबूत है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों को कुछ श्रेणियों में, कैटेगरीज में बांटा गया है ना? हाँ, मोटे तौर पर 6 श्रेणियां हैं। पहला, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23-24। ठीक। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25-28। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29-30। और छठा? और छठा सबसे महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। पहले 7 थे शायद। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, है ना? हाँ, बिल्कुल। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। लेकिन उसे 44वें संशोधन 1978 से मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। ओह, तो अब वो क्या है? सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब अब उसके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 32 के तहत आपको सामान्य कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। अच्छा, ये बात है। चलिए, अब पहली श्रेणी यानी समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी पर आते हैं। अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें क्या फर्क है? हाँ, लगते हैं एक जैसे, पर थोड़ा फर्क है। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और सबको एक ही तरह के कानून और अदालतों के अधीन रहना होगा। ये एक तरह से नकारात्मक, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये विशेष सुविधाओं के अभाव की बात करता है। और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और ये एक सकारात्मक, पॉजिटिव अवधारणा है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों वालों के साथ, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में, समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अच्छा। यानी अगर परिस्थितियां अलग हैं तो व्यवहार भी अलग हो सकता है, लेकिन ये जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, ये तर्कसंगत, रैशनल होना चाहिए, मनमाना, आर्बिट्रेरी नहीं। मतलब आप अलग अलग लोगों के समूह बनाकर उनके लिए अलग कानून बना सकते हैं, पर उसका कोई ठोस, लॉजिकल आधार होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई सब बराबर है? जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या विदेशी राजदूत, इन्हें तो कुछ छूट मिली हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। ये समानता के नियम के कुछ मान्य अपवाद हैं, एक्सेप्शंस। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के लिए अदालती कार्यवाही से मुक्त हैं। विदेशी राजदूतों को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। ये व्यवहारिक जरूरतें हैं शासन चलाने के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 14 के बाद आता है अनुच्छेद 15, जो भेदभाव पर रोक लगाता है। हाँ, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य, मतलब स्टेट, किसी भी नागरिक के साथ केवल, ओनली, धर्म, रिलीजन, मूलवंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स, जन्मस्थान, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यहाँ केवल ओनली शब्द पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका मतलब है कि अगर भेदभाव का आधार इनमें से कोई एक नहीं है, बल्कि कोई और वाजिब आधार है, जैसे मान लीजिए शैक्षणिक योग्यता है, तो वो भेदभाव शायद जायज हो सकता है। अच्छा। और अनुच्छेद 15(2) ये भी कहता है कि नागरिकों को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों जैसी सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल से भी इन्हीं आधारों पर रोका नहीं जा सकता। और ये सुरक्षा सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि आम लोगों के खिलाफ भी है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए खास योजनाएं होती हैं या आरक्षण होता है। क्या ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है? नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 15 खुद इसकी इजाजत देता है।
देखिए, अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इंतजाम कर सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBCs, अनुसूचित जातियों SCs और अनुसूचित जनजातियों STs के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान करने की शक्ति देते हैं। ये एक तरह से सकारात्मक कार्रवाई है, अफर्मेटिव एक्शन, ताकि समाज में बराबरी लाई जा सके। हाँ, समझ गए। इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 16, जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 16(1) कहता है कि सरकारी नौकरियों, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी नागरिकों को बराबर मौके मिलेंगे। और 16(2) फिर से दोहराता है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, डिसेंट, जन्मस्थान, निवास, रेजिडेंस या इनमें से किसी आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। फिर वही केवल शब्द, और निवास, रेजिडेंस के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कई राज्यों में तो नौकरियों के लिए वहां का निवासी होना जरूरी होता है, डोमिसाइल चाहिए होता है। हाँ, यहाँ भी अपवाद है। अनुच्छेद 16(3) संसद को यह अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर कुछ खास नौकरियों के लिए निवास की शर्त रेजिडेंस रिक्वायरमेंट लगा सकती है। अच्छा, ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है। हाँ, ध्यान रहे ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है, राज्यों के विधानमंडलों के पास नहीं। और अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, आरक्षण, रिजर्वेशन करने की इजाजत देता है। और वो EWS आरक्षण? हाँ, हाल ही में 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण पर वो इंदिरा साहनी केस 1992 वाला, उसका जिक्र भी जरूरी है शायद यहाँ। बिल्कुल जरूरी है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को संवैधानिक माना था, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जैसे क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखना और कुल आरक्षण की सीमा 50% रखना। हालांकि EWS आरक्षण के बाद 50% सीमा पर फिर से बहस छिड़ी है, पर वो अलग मुद्दा है। सही। समानता के अधिकार के तहत अगला है अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम था हमारे संविधान निर्माताओं का। निस्संदेह बहुत बड़ा कदम। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका पालन करना, प्रैक्टिस करना एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। इसके लिए संसद ने कानून भी बनाए हैं, जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। क्या संविधान में अस्पृश्यता को डिफाइन किया गया है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अदालतों ने माना है कि इसका मतलब वो सामाजिक बुराई है जो ऐतिहासिक रूप से कुछ जातियों के साथ भेदभाव और बहिष्कार के रूप में जुड़ी रही है। ठीक है। और समानता के अधिकार का आखिरी अनुच्छेद 18 ये उपाधियों का अंत करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे पहले जमाने में राय बहादुर, सर, महाराजा जैसी उपाधियां होती थी। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 18 ऐसी ही वंशानुगत या सामंती उपाधियों को खत्म करता है जो समाज में गैर बराबरी पैदा करती थीं। राज्य अब सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा और कोई उपाधि नहीं देगा। अच्छा। और कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति की सहमति के। तो फिर ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं, ये उपाधियां नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन मामले में 1996 में ये साफ किया था कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ में उपाधियां नहीं हैं। ये किसी व्यक्ति की योग्यता, सेवा या उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले सम्मान हैं। लेकिन हाँ, कोर्ट ने यह भी चेताया कि इनका इस्तेमाल नाम के आगे पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह, पदवी की तरह नहीं करना चाहिए। वो गलत होगा। ठीक है, तो ये थे समानता के अधिकार। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 तो जैसे लोकतंत्र की जान है, इसमें कई सारी आजादियां हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) सिर्फ नागरिकों को, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ सिटीजन्स को 6 तरह की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं देता है। कौन कौन सी? पहला, ए, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी में प्रेस की आजादी भी शामिल मानी जाती है। दूसरा, बी, शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आजादी,
फ्रीडम ऑफ असेंबली। हम्म। 3, संगठन या संघ या सहकारी समिति बनाने की आज़ादी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सहकारी समिति वाला हिस्सा बाद में जोड़ा गया था। अच्छा। 4, डी, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। 5, ई, भारत की किसी भी हिस्से में रहने और बस जाने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। और 6, जी, कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये आज़ादियाँ सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये एकदम खुली हैं? मतलब कोई सीमा नहीं है इन पर? कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी जमा हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। अनुच्छेद 19 के ही खंड 2 से लेकर 6 तक में इन स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी वाजिब रोक लगाने के आधार दिए गए हैं। जैसे कि? जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार या सदाचार यानी डिसेंसी और मोरालिटी, कोर्ट के अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि, डेफेमेशन या किसी अपराध के लिए उकसाना, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन आधारों पर सरकार कानून बनाकर इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकती है। और ये कौन तय करेगा कि रोक युक्तियुक्त यानी वाजिब है या नहीं? सरकार जो चाहे वो रोक लगा सकती है? नहीं, यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका आती है। ये तय करने का अधिकार आखिरकार अदालतों का है। अदालतें देखती हैं कि रोक लगाने का जो कारण बताया गया है वो वाजिब है या नहीं, और क्या जो रोक लगाई गई है वो जरूरत से ज्यादा कड़ी तो नहीं है। ये संतुलन बनाना बहुत नाजुक काम होता है। स्वतंत्रता के अधिकार में अगला है अनुच्छेद 20, जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में कुछ सुरक्षा देता है। ये किसके लिए? हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन पर किसी अपराध का आरोप है, अक्यूज्ड हैं। ये 3 तरह की बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है, और ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलती है। क्या है वो 3 सुरक्षाएं? पहली है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा। मतलब किसी काम के लिए तभी सजा मिलेगी अगर वो काम करते वक्त कानूनन अपराध था, और उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस वक्त तय थी। बाद में कानून बनाकर पिछली तारीख से सजा नहीं दे सकते। ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर लागू होता है, सिविल या टैक्स पर नहीं। ठीक। दूसरी है डबल जियोपार्डी से सुरक्षा, यानी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा बार मुकदमा चलाकर सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा, यानी किसी अपराध के आरोपी को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप उसे चुप रहने का अधिकार देते हैं। ये तीनों ही सिद्धांत निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल के लिए बहुत जरूरी लगते हैं। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य अपनी असीमित ताकत का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को फंसा ना दे। अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसकी शायद आजकल सबसे ज्यादा चर्चा होती है, अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका क्या मतलब है? ये अनुच्छेद हमारे संविधान का शायद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये जीवन के अधिकार का आधार है, और ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिलता है। शुरुआत में एक केस था ए.के. गोपालन केस 1950 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत संकीर्ण, नैरो व्याख्या की थी। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि बस कानून बनाकर एक प्रक्रिया तय कर दी हो और उसका पालन किया गया हो। वो प्रक्रिया अपने आप में अच्छी है, बुरी है, न्यायपूर्ण है या नहीं, इससे कोर्ट को मतलब नहीं था। बस विधायिका ने कानून बना दिया, काफी है। लेकिन फिर वो मेनका गांधी केस आया 1978 में, उसने सब बदल दिया है ना? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। हाँ, बिल्कुल। मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने गोपालन वाले फैसले को पलट दिया और कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई कानून मौजूद है, बल्कि वो प्रक्रिया, वो प्रोसीजर अपने आप में उचित, न्यायपूर्ण और रिजू यानी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मनमानी है, अनफेयर है, तो वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानी जाएगी, भले ही वो कानून विधायिका ने बनाया हो। इसने एक तरह से अमेरिकी संविधान के विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को भारत में लागू कर दिया, बिना उन शब्दों का इस्तेमाल किए। इस बदलाव का असर क्या हुआ? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया फिर? असर बहुत गहरा हुआ।
बहुत ज्यादा। अब जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना या जानवर की तरह जीना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ जेल में ना होना नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से जीने की आज़ादी है। तो इसमें कौन कौन से अधिकार आ गए? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर ढेरों अधिकारों को शामिल माना है, जैसे गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो पुत्तास्वामी केस में स्थापित हुआ। हाँ, वो तो बहुत चर्चित रहा। हाँ, फिर साफ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, सोने का अधिकार, यहाँ तक कि जानकारी पाने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 में ही हैं। ये एक लगातार विकसित होता हुआ एवर इवॉल्विंग अधिकार है। इसी के साथ जुड़ा है अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये बाद में जोड़ा गया था। हाँ, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये कहता है कि राज्य 6 से 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उस तरीके से प्रदान करेगा जो राज्य कानून बनाकर तय करें। इसने प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। और स्वतंत्रता के अधिकार का आखिरी अनुच्छेद है 22, जो गिरफ्तारी और नजरबंदी, अरेस्ट एंड डिटेंशन से सुरक्षा देता है। इसमें क्या है? इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा आम आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से जुड़ा है। अगर किसी को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह करने और अपना बचाव करवाने का अधिकार है, और उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना उसे 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ये सुरक्षा किसे नहीं मिलती? ये अधिकार 2 तरह के लोगों को नहीं मिलते। एक तो शत्रु देश के नागरिक, एनिमी एलियन, और दूसरा निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए है व्यक्ति को। ये निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या चीज़ है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बिना अपराध की हिरासत में लेना। हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद पहलू है हमारे संविधान का। निवारक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर बिना किसी ट्रायल के हिरासत में लेना। ये सामान्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने जैसे मकसदों से किया जाता है। लेकिन ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, इसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। इसीलिए अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग इसके लिए कुछ सुरक्षा उपाय, सेफगार्ड्स, भी बताता है। जैसे किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत सामान्यतः 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें हाईकोर्ट के जज या रिटायर्ड जज होते हैं, इसकी इजाजत ना दे। और क्या सुरक्षा है? मतलब कुछ संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, कोशिश तो है, पर यह हमेशा बहस का मुद्दा रहा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी श्रेणी पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। हाँ, अनुच्छेद 23 2 तरह के शोषण पर रोक लगाता है। पहला है मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। इसमें इंसानों की खरीद फरोख्त, गुलामी, दास्ता, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, देवदासी प्रथा, ये सब शामिल है। और दूसरा है बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरन काम करवाना, और इसी तरह का अन्य बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, जैसे बंधुआ मजदूरी वगैरह। इन सब पर पूरी तरह से रोक है और इनका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। फिर राज्य कभी जबरन सेवा ले सकता है, जैसे सेना में भर्ती? हाँ, अनुच्छेद 23 में एक अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा, कंपल्सरी सर्विस, लागू कर सकता है, जैसे सेना में भर्ती या कोई सामाजिक काम। लेकिन ऐसा करते समय राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, और अनुच्छेद 24? ये बच्चों के बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 24 बाल श्रम, चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है। ये साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, फैक्ट्री, खान, माइन या किसी अन्य खतरनाक काम, हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक काम मतलब ऐसा काम जो बच्चे के स्वास्थ्य या जीवन के लिए जोखिम भरा हो। हालांकि ये अनुच्छेद बच्चों को हल्के फुल्के या अहानिकार नॉन हैजर्डस कामों में लगाने से नहीं रोकता है, जैसे परिवार के काम में हाथ बटाना वगैरह।
लेकिन खतरनाक कामों में पूरी तरह रोक है। ये बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने मौलिक अधिकारों के शुरुआती हिस्से को देखा, अनुच्छेद 12 से लेकर 24 तक। हमने समझने की कोशिश की कि राज्य क्या है, कैसे कोई भी कानून मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता, और समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध हमें कौन से बुनियादी अधिकार मिले हैं। ये वाकई नागरिकों को बहुत ताकत देते हैं और सरकार पर एक सीमा भी लगाते हैं। बिल्कुल, और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये अधिकार, जैसा हमने देखा, असीमित नहीं है। इन पर समाज और देश के व्यापक हित में वाजिब रोक, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हाँ, और खासतौर पर अनुच्छेद 21 की जो यात्रा रही है, गोपालन केस से मैंने कहा गांधी तक और उसके बाद भी, वो दिखाती है कि कैसे हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, और कैसे न्यायपालिका ने समय और ज़रूरतों के हिसाब से इन अधिकारों के दायरे को बढ़ाया है। इतने सारे अधिकारों को अपने में समेटे हुए हैं, गरिमा, निजता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, न जाने क्या क्या। हाँ, और अगर भविष्य की तरफ देखें तो जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, डेटा प्राइवेसी के मुद्दे हैं, बायोएथिक्स के सवाल हैं, इन मौलिक अधिकारों की व्याख्या, खासकर स्वतंत्रता, समानता और निजता के बीच का जो नाजुक संतुलन है, वो और भी जटिल होता जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि आने वाले वक्त में इन अधिकारों का दायरा और उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल, ये सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी है सोचने को। आज इस बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को मौलिक अधिकारों की इस पहली कड़ी में बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। अगली बार हम मौलिक अधिकारों के अगले समूह पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद ज़रूरी और दिलचस्प हिस्से पर गहराई से नज़र डालने वाले हैं, हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। जी, खासतौर पर हम अनुच्छेद 25 से लेकर 35 तक, मतलब आर्टिकल्स 25 to 35 के दायरे को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो अधिकार हैं जो हमारे लोकतंत्र की जान है ना, उसकी नींव का पत्थर हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इन अधिकारों की बारीकियों को खोलते हैं, धार्मिक आज़ादी से लेकर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अधिकारों को लागू करवाने के तरीकों तक। तो आज का हमारा मकसद क्या है भाई? इन थोड़ी जटिल लगने वाली कानूनी बातों को आसान बनाना और ये समझना कि असल में ये हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अनुच्छेद सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है। ये वो सिद्धांत हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हमारी पर्सनल फ्रीडम और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस को शक्ल देते हैं। हम एक एक करके इन अनुच्छेदों को देखेंगे, समझेंगे कि संविधान बनाने वालों की सोच क्या थी और आज इनके मायने क्या हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में दिए गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 से। ये धार्मिक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर एक आम नागरिक के लिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका बुनियादी मतलब है कि हर इंसान को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। मतलब वो अपने मन में क्या मानता है, क्या नहीं, ये उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा। इसके साथ ही हर किसी को अपनी पसंद के धर्म को आबाद रूप से मानने यानी प्रोफेस करने, उसका आचरण करने, प्रैक्टिस करने और उसका प्रचार करने, प्रोपोगेट करने की पूरी आज़ादी है। ये एक बहुत ही निजी, व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का मामला है। लेकिन क्या यह आज़ादी मतलब बिना किसी सीमा के है? क्या कोई अपने धर्म के नाम पर कुछ भी करने को आज़ाद है? ये सवाल अक्सर उठता है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्वतंत्रता असीमित या एब्सोल्यूट नहीं है जैसा कहते हैं। संविधान खुद ही इस पर कुछ वाजिब सीमाएं लगाता है। ओके। ये साफ कहता है कि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता यानी मोरालिटी और स्वास्थ्य यानी हेल्थ के अधीन है। मतलब अगर किसी धार्मिक गतिविधि से समाज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलने का खतरा हो, या वो नैतिकता के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ हो, या लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो राज्य यानी सरकार उस पर रोक लगा सकती है। जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे धर्म में ट्रैफिक नियम तोड़ना लिखा है,
वो तो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जाएगा। सही बात है। बिल्कुल। इसके अलावा राज्य को समाज के भले के लिए, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म के लिए कानून बनाने का अधिकार है। जैसे पहले सती प्रथा थी या अभी 3 तलाक पर रोक लगी, ये सब इसी के तहत आता है। साथ ही राज्य हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए भी कानून बना सकता है। तो एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत धार्मिक आज़ादी और समाज के बड़े हितों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की बात है। ये समझना ज़रूरी था। अब इसी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है। ये अनुच्छेद 25 से कैसे अलग है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत इंडिविजुअल धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों या संप्रदायों, जिन्हें रिलीजियस डिनोमिनेशंस कहते हैं, उनको कुछ अधिकार देता है। अच्छा, समूहों को? जी, ये कहता है कि हर धार्मिक संप्रदाय या उसकी किसी हिस्से को कुछ खास अधिकार होंगे। जैसे पहला, वो धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए संस्थाएं बना सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। मान लीजिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या मठ बनाना और उनका रखरखाव करना। दूसरा, वे अपने धर्म से जुड़े मामलों का खुद प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तीसरा, वो चल और अचल संपत्ति, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने नाम पर रख सकते हैं। और चौथा, इस संपत्ति का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं। तो ये हुआ धार्मिक समूहों का अधिकार, उनके इंस्टीट्यूशंस चलाने का हक। क्या इस पर भी वही सीमाएं लागू होती हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ वाली? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 26 की शुरुआत में ही ये साफ लिखा है कि ये अधिकार भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के अधीन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी धार्मिक समूह अपनी स्वायत्ता का इस्तेमाल करते हुए कानून तोड़ने लगे। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27 पर। यह कहता है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने की मजबूरी से आजादी है, मतलब फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या सरकार किसी भी धार्मिक काम के लिए पैसा नहीं ले सकती? इसका सीधा मतलब है कि सरकार नागरिकों पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती जिसका पैसा सीधे सीधे किसी एक खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार या रखरखाव, प्रमोशन और मेंटेनेंस पर खर्च किया जाना हो। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा सबूत है। सरकार सभी धर्मों से एक समान दूरी बनाए रखेगी, किसी एक को खास तवज्जो देने के लिए जनता के टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं करेगी। राइट। हालांकि यहाँ एक बारीक फर्क समझना जरूरी है। सरकार टैक्स तो नहीं लगा सकती, लेकिन वो शुल्क या फी ले सकती है। अच्छा, फीस ले सकती है। हाँ, मान लीजिए सरकार किसी धार्मिक स्थल के मैनेजमेंट या वहाँ सुविधाएं देने के लिए कोई फीस लेती है, तो वो इस अनुच्छेद के दायरे में शायद ना आए, क्योंकि वो सेवा के बदले ली जा रही है, ना कि धर्म को प्रमोट करने के लिए। टैक्स और फीस का ये अंतर कई बार अदालती बहसों का मुद्दा भी बनता है। ये एक महत्वपूर्ण बारीकी है, समझ गया। अब अनुच्छेद 28, आर्टिकल 28 पर चलते हैं। ये शिक्षण संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या पूजा, रिलीजियस वर्शिप में शामिल होने की स्वतंत्रता के बारे में। स्कूलों, कॉलेजों में धर्म की पढ़ाई को लेकर क्या नियम है? हाँ, ये अनुच्छेद इस काफी संवेदनशील मुद्दे को सुलझाता है और अलग-अलग तरह के संस्थानों के लिए अलग नियम तय करता है। ओके। पहला नियम, अगर कोई स्कूल या कॉलेज पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलता है, wholly maintained out of state funds, तो वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरा नियम, अगर कोई संस्थान है तो सरकारी प्रशासन, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट के तहत, लेकिन वो बना ही किसी ऐसे ट्रस्ट या एंडोमेंट और ट्रस्ट के तहत है जिसके नियमों के मुताबिक वहाँ धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है, तो फिर वहाँ दी जा सकती है। अच्छा, अगर ट्रस्ट का नियम है तो? जी। और तीसरा, और ये बहुत आम है,
अगर कोई संस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट या सरकारी मदद लेता है, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, जैसे बहुत से प्राइवेट स्कूल और कॉलेज, तो वहाँ किसी भी छात्र को उसकी मर्जी के बिना या अगर वो नाबालिग है तो उसके माता-पिता की मर्जी के बिना किसी भी धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ भी सरकारी स्कूलों में तो धार्मिक शिक्षा नहीं होगी और प्राइवेट स्कूलों में भी किसी पर थोपी नहीं जा सकती। ये छात्रों और अभिभावकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 पर, जो अल्पसंख्यक वर्गों माइनॉरिटीज के हितों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। बिल्कुल। ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिहाज से बहुत अहम है। इसका पहला हिस्सा क्लॉज 1 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स को, जिनकी अपनी खास भाषा, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति, कल्चर है, उसे बचाए रखने का पूरा अधिकार, राइट टू कंजर्व द सेम, होगा। किसी भी वर्ग, ये ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ये सिर्फ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए है जिनकी अपनी अलग पहचान है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन के सिद्धांत को लागू करता है। और इसी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30। ये भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ा है, पर ये अनुच्छेद 29 से कैसे अलग है? इसमें क्या खास है? अनुच्छेद 30 और भी विशिष्ट अधिकार देता है। ये साफ तौर पर कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वो धर्म, रिलीजन के आधार पर हो या भाषा, लैंग्वेज के आधार पर, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने, एस्टैब्लिश करने और उनका प्रशासन करने, एडमिनिस्टर करने का अधिकार होगा। अच्छा, अपना इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार? जी बिल्कुल। मतलब वो अपने स्कूल, कॉलेज या मदरसे खोल सकते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरतों और मान्यताओं के हिसाब से चला सकते हैं। इसके अलावा सरकार जब शिक्षण संस्थानों को मदद एड देगी तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि कोई संस्थान किसी अल्पसंख्यक वर्ग के मैनेजमेंट में है। ये अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करने की शक्ति देता है। और हाँ, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था और जैसा स्रोत भी बताते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30, साथ ही अनुच्छेद 15, 16 और 19 ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों, सिटीजन्स को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 की बात करते हैं। ये तो अब मौलिक अधिकारों की लिस्ट में नहीं है ना? इसका क्या हुआ? ये पहले था ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनुच्छेद 31 पहले संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा था और ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे लेकर काफी विवाद हुए। जमींदारी उन्मूलन जैसे सुधारों में यह आड़े आ रहा था, ऐसी बातें हुई। हाँ, सुना है। तो आखिरकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। जी। अब ये संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है। इसका मतलब ये है कि अब अगर किसी के संपत्ति के अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हालांकि वो दूसरे कानूनी रास्ते अपना सकता है। और इसी के साथ हम आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसे आपने शुरू में संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे इतना खास क्यों माना जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल इसलिए कहा क्योंकि ये वो चाबी है जो बाकी सारे मौलिक अधिकारों के ताले खोलती है। यह अनुच्छेद खुद एक मौलिक अधिकार है, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। अच्छा जी, ये गारंटी देता है कि अगर किसी भी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो वो इंसाफ के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। बिना इस अधिकार के बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे रह जाते। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कोर्ट करता क्या है? इन अधिकारों को लागू कैसे करवाता है, मतलब प्रैक्टिकली? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी
इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए खास तरह के आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट्स कहा जाता है। ये एक तरह के शक्तिशाली कानूनी औजार हैं। रिट्स। जी, रिट्स। संविधान में 5 मुख्य रिट्स का जिक्र है। ओके, कौन कौन सी? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो, टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी को लगता है कि उसे या किसी और को गैर कानूनी तरीके से हिरासत, डिटेंशन में रखा गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके हिरासत में रखने वाले अधिकारी को आदेश दे सकता है कि बंदी को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ताकि हिरासत की वजह जांची जा सके। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिट है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। है। ये भी कॉर्पस। जी। दूसरी है परमादेश, मैंडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी, पब्लिक ऑफिशियल या कोई निचली अदालत या कोई संस्था अपना वो कानूनी कर्तव्य, लीगल ड्यूटी पूरा नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए। कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश देता है। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है रोकना, टू फोरबिड। ये रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसी निचली अदालत, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को तब जारी की जाती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो। ये उसे ऐसा करने से रोकती है। ये एक तरह से पहले ही रोक देना है, कार्रवाई होने से पहले। अच्छा, प्रोहिबिट करना। बिल्कुल। चौथी है उत्प्रेषण, सर्ट्यूरेरी। इसका मतलब है प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाइड, या सूचित करना, टू बी इन्फॉर्म्ड। ये रिट भी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी होती है। इसके जरिए या तो निचली अदालत में चल रहे केस को ऊपर की अदालत में मंगाया जाता है, या फिर निचली अदालत के किसी गलत फैसले को रद्द किया जाता है। ये तब होता है जब निचली अदालत ने बिना अधिकार क्षेत्र के या गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करके या कानून की साफ गलती करके कोई फैसला दिया हो। ओके। और 5वीं है अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। इसका मतलब है किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद, पब्लिक ऑफिस पर गलत तरीके से काबिज हो गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। अगर उसका दावा गैर कानूनी पाया जाता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। वाह, तो ये रिट्स असल में मतलब ये वो हथियार हैं जो मौलिक अधिकारों को सच में लागू करवाते हैं। बिना अनुच्छेद 32 के तो ये सब बातें सिर्फ कहने की रह जाती। बहुत जरूरी। अच्छा, अब एक और सवाल उठता है मेरे मन में, क्या ये मौलिक अधिकार हर किसी पर हर हाल में एक जैसे लागू होते हैं? जैसे हमारी सेना, आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस बल, पुलिस फोर्सेस के सदस्यों पर, उनके लिए भी ये सारे अधिकार वैसे ही हैं? नहीं, यहाँ एक जरूरी अपवाद है, एक्सेप्शन है। अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 संसद पार्लियामेंट को ये खास शक्ति देता है कि वो कुछ खास वर्गों के लोगों के संबंध में मौलिक अधिकारों को सीमित, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या हटा भी, एब्रोगेट भी कर सकती है। अच्छा, किन लोगों के लिए? इन वर्गों में शामिल हैं हमारी सशस्त्र सेनाओं के सदस्य, अर्धसैनिक बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ के सदस्य, राज्यों की पुलिस बलों के सदस्य, खुफिया एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे आईबी रॉ में काम करने वाले लोग, और इन बलों से जुड़ी संचार प्रणालियों, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में काम करने वाले कर्मचारी। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? मतलब उनके अधिकार क्यों कम किए जा सकते हैं? सोच ये है कि ये बल और एजेंसियां देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अनुशासन, डिसिप्लिन के लिए जिम्मेदार हैं। ये माना गया कि अगर इन्हें सारे मौलिक अधिकार बिना किसी सीमा के दे दिए जाएं, तो शायद ही अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज न कर पाएं और अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाए। लॉजिक तो है। हाँ, जैसे सेना में आदेश मानना सर्वोपरि है, वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शायद उस रूप में लागू नहीं हो सकती जैसी आम नागरिक के लिए है। और ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं, ताकि पूरे देश में एक जैसा कानून रहे। समझ गया, ये देश की सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़ा एक व्यावहारिक पहलू है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34 पर। ये सेना विधि या मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स की बात करता है। ये मार्शल लॉ क्या होता है और तब अधिकारों का क्या होता है? मार्शल लॉ एक बहुत ही असाधारण स्थिति है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है,
जब किसी इलाके में सेना का शासन लागू हो जाता है, आमतौर पर युद्ध, विद्रोह या बहुत ज्यादा अशांति जैसी स्थितियों में। हमारे संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ये धारणा ब्रिटिश कानून से ली गई है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा। अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी इलाके में मार्शल लॉ लागू हो तो वहां मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद कानून बनाकर किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके किसी भी काम के लिए माफ कर सकती है, इंडेमनिफाई कर सकती है, जो उसने उस इलाके में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने, मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर के लिए किया हो, भले ही उस काम से किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो। अरे बाप रे। जी, संसद मार्शल लॉ के दौरान दी गई सजाओं को भी वैध ठहरा सकती है। ये बहुत ही असाधारण परिस्थितियों के लिए प्रावधान है। ये वाकई एक असाधारण प्रावधान लगता है। खैर, और अब हम आते हैं इस भाग के आखिरी अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 35, आर्टिकल 35 पर। इसका क्या काम है? ये क्या करता है? अनुच्छेद 35 एक तरह से कुछ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देता है। ये दो मुख्य बातें सुनिश्चित करता है। पहली, ये कुछ खास मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद, पार्लियामेंट को देता है, राज्यों की विधानसभाओं, स्टेट लेजिस्लेचर्स को नहीं। कौन से वाले अधिकार? जैसे अनुच्छेद 16(3) के तहत सरकारी नौकरियों में निवास की शर्त लगाना, अनुच्छेद 23(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य अदालतों को रिट जारी करने की शक्ति देना, अनुच्छेद 33 के तहत बलों आदि के अधिकार सीमित करना और अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों के लिए माफी देना। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन अहम मामलों में पूरे देश में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी रहे। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात, अनुच्छेद 35 ये भी कहता है कि जिन कामों को मौलिक अधिकारों के तहत अपराध, ऑफेंस घोषित किया गया है, जैसे अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत, अनटचेबिलिटी, या अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, उनके लिए सजा, पनिशमेंट तय करने वाले कानून बनाने की शक्ति भी केवल संसद के पास होगी। इससे ये सुनिश्चित होता है कि इन गंभीर अपराधों के लिए पूरे देश में एक जैसा दंड विधान हो। अच्छा, तो सजा तय करने का अधिकार भी सिर्फ संसद को। ठीक है, तो ये थी हमारी यात्रा अनुच्छेद 25 से 35 तक। हमने धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और सबसे बढ़कर अनुच्छेद 32 के तहत मिले संवैधानिक उपचारों के शक्तिशाली अधिकार को समझा। साथ ही हमने ये भी देखा कि इन अधिकारों पर वाजिब सीमाएं हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे सेना या मार्शल लॉ में इनमें बदलाव भी हो सकता है। ये सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं हैं, ये वो अधिकार हैं जो भारत में हमारी जिंदगी को, हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी चर्चा में जो बात बार बार उभर कर आती है वो है संतुलन। व्यक्ति की आज़ादी और समाज के हितों जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की कोशिश। अनुच्छेद 32 जैसा हमने देखा, इन अधिकारों को असली ताकत देता है, उन्हें लागू करने योग्य, इन्फोर्सेबल बनाता है, वरना वो सिर्फ बातें रह जाती। सही। और हाँ, ये भी दिलचस्प है कि संविधान जहाँ एक तरफ इतने मजबूत अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 33, 34 और 35 के जरिए संसद को विशेष हालातों में इन्हें ढालने या सीमित करने की शक्ति भी देता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत और व्यावहारिक है। निश्चित रूप से। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। शायद एक आखिरी सवाल जो मन में आता है, जी, संविधान में इन मौलिक अधिकारों की इतनी स्पष्ट गारंटी होने के बावजूद जमीनी हकीकत में इनके लागू होने में और सभी नागरिकों तक इनकी बराबर पहुंच होने में अक्सर इतनी चुनौतियां क्यों दिखती हैं? क्या सिर्फ कानून बना देना ही काफी है? और जब व्यक्तिगत अधिकारों का टकराव सामूहिक कल्याण या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों से होता है, जैसे कि अनुच्छेद 33 या 34 जैसी स्थितियों में हो सकता है, तो वो सही संतुलन कैसे खोजा जाए? इसमें हमारी न्यायपालिका की और हम सबकी यानी नागरिक समाज की क्या भूमिका हो सकती है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर सोचते रहना शायद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है ये। आज इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।